हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे केवीएस 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। पहले 3 पार्ट जिसमें हम 75 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन पेपर का ये हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे। 76 से लेके और 100 तक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरा कोई पेपर स्टार्ट करेंगे केवीएस का जो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट केवीएस या किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहता है, ऐप का नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम और हमारे पास एक बहुत शानदार कोर्स है जिससे कि आपके सारे एग्जाम्स क्रैक हो सकते हैं पीजीटी। तो एक बार आप जरूर जाके ट्राई कीजिएगा इन कोर्सेज को। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन इस पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। वहां पे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो वैसे उसी से कुछ थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 176 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज लार्जेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। लार्जेस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन आपसे पूछा है। इनडायरेक्टली हाइड्रेशन एनर्जी आपसे पूछा है। तो देखिए हाइड्रेशन एनर्जी की अगर आप बात करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां से अगर देखा जाए, ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 2। दोनों पे चार्ज सेम है बट बेरियम का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो गई। तो ये तो एकदम से हटा दो, हमसे लार्जेस्ट पूछी थी। पोटेशियम के पॉजिटिव देखो, अब यहाँ पे इन दोनों में कंपैरिजन करोगे ना तो ये बात देखो, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है। ठीक है, चार्ज ज्यादा तो इसकी होगी, बट चार्ज, इसका जो चार्ज है ना वो आप लिथियम के साथ कंपेयर करें क्योंकि इनका साइज भी नियर अबाउट सेम होता है। ठीक है, नियर अबाउट सेम होगा। तो देखिए पोटेशियम की बात, ऑर्डर अगर आपसे ऑर्डर भी पूछ ले कभी, मैं ऑर्डर भी बता दूंगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी बेरियम 2 पॉजिटिव की। उसके दो रीजन है। बेरियम 2 पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है, जितने भी दिख रहे हैं इनमें सबसे छोटा साइज है और सबसे ज्यादा चार्ज है इसके पास। अब यहां पे अगर देखा जाए तो Be2 पॉजिटिव की सबसे ज्यादा होगी। अब देखिए पोटासियम और भले ही लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज है बट उसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए उसकी तो दूसरे नंबर पे लिथियम की बात करोगे, फिर पोटाशियम का नंबर आएगा और बेरियम का कम आएगा। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा चीजें रहती हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा बेरियम 2 पॉजिटिव। इसीलिए आपने जब नोट किया होगा BaSO4 पानी में इंसोल्यूबल होता है जबकि BeSO4 सोल्यूबल होता है। तो वहां पे रीजन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी का ही होता है। ऐसा क्वेश्चन इसी पेपर में मैं सोल्व करवा चुका हूं आपको पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉन्ड एंगल इज मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। देखिए मैंने बॉन्ड एंगल के जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए होंगे या थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, मैंने कहा था सबसे पहले चेक करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, अगर हाइब्रिडाइजेशन मिल जाए सेम तो नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करो। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना कम बॉन्ड एंगल होगा। अगर ये तीनों भी, ये दोनों सेम हो जाए, उसके बाद हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या फिर सराउंडिंग एटम। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। बट इनमें अगर आप बात करोगे या तो जो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 13 के हाइड्राइड्स की 15 के हाइड्राइड्स की बात कर लो या फिर ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स की बात कर लो। यहां पे एक स्पेशल कंसेप्ट लगता है, वो क्या होगा अभी देखेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन सभी की सेम है, sp3 है, बैंड शेप है सभी की, सभी के पास दो दो लोन पेयर है, सारी बातें हट गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, चेंज कौन हो रहा है, चेंज हो रहा है सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा, बॉन्ड एंगल भी कम होगा। क्यों, देखिए अगर मैं बात करूं यहां पे एक ऑक्सीजन है, ये कुछ इस तरीके से, दूसरा यहां पे सल्फर है। हमें पता है कि इस जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। बट यहां पे ये देखने को मिलता है कि भाई इसका बॉन्ड एंगल जो वाटर का 104 डिग्री के आसपास होता है तो इसका बहुत कम हो जाता है। ये ड्रैगोज कंपाउंड की कैटेगरी में भी काउंट किया जाता है। ठीक है, ये बात तो पक्का है कि डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा ऐसे केस में, लेकिन यहां पे ये 90 डिग्री के आसपास आ जाता है। इतना जो चेंजेस देखने को मिलता है वो ड्रैगोज कंपाउंड की वजह से देखने को मिलता है। ये वाले कंपाउंड ड्रैगोज में काउंट किया जाता है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ये, बॉन्ड एंगल मिनिमम होगा, डाउन द ग्रुप जाने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई।
100 ऑर्थो असर्शन में बोला है ऑर्थोबोरिक एसिड बिहेव एज अ लेविस एसिड, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपको ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में बताऊं, देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड को काफी तरीके से लिखा जाता है। एक तो ये तरीका हो गया इसका सिंपल, ऑर्थोबोरिक एसिड ये हो गया। दूसरा इसको हम ऐसे इस तरीके से भी लिखते हैं, दूसरा ये रहा। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना। क्या है इसका, ये अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को बनाओगे, वैसे तो इसकी अलग कहानी होती है थोड़ी सी स्ट्रक्चर की भी, ये रहा। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ऑक्टेट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या करता है, ये एक लेविस एसिड के तौर पे काम करता है। क्या करेगा, अगर पानी मिल गया इसको, पानी वाटर से क्या करेगा, OH नेगेटिव, यहां से OH नेगेटिव से लोन पर एक्सेप्ट कर लेता है। और जब भी कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बताइए क्या पानी के साथ रिएक्शन करवाने पे ऑर्थोबोरिक एसिड के बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी? दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, कई बार इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है, या फिर ऐसे बोलेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल विल चेंज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम रिएक्टिंग विद वाटर। जब आप पानी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन जो हाइब्रिडाइजेशन वो चेंज हो जाती, ऐसा कौन सा एलिमेंट है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन्हीं में ऑर्थोबोरिक एसिड होगा। तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन मैं अब यहां पे कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, पानी से क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करके और ये बन जाता है। ठीक है, अब यहां पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो sp2 से sp3 चेंज हो गया, ये लेविस एसिड होता है। ये वाटर से OH नेगेटिव से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तभी ये लेविस एसिड है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है भाई, असर्शन तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू OH नेगेटिव आयंस। क्या ये डोनेट करता है OH नेगेटिव को? नहीं, OH नेगेटिव से एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डोनेट नहीं करता है, ये एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब रीजन हो गया जी इनकरेक्ट, रीजन इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर लगाया हुआ बिल्कुल सही लगाया हुआ है यहाँ पे, असर्शन इज ट्रू, असर्शन बिल्कुल सही है, एंड रीजन आपका गलत है, रीजन गलत है। क्यों? रीजन में डोनेट की जगह अगर एक्सेप्ट लिखा होता तो बात बन जाती, फिर सही रहता सारा। ठीक है, बिल्कुल ये भी बात सही कह रहा है नीचे कि टेट्राहाइड्रल मेटाबोरेट बनाएगा, बना रहा है, लेकिन बात ये कि डोनेट नहीं करता, एक्सेप्ट करता है। अगर डोनेट करता होता तो लेविस बेस होता, लेविस एसिड नहीं होता। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये देखो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट करेक्ट? किसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है? ऑक्सीजन की बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया जी 13। तो अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो मैं पूरी लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। क्या होता है? 3p1। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे क्या होगा, 3s2 एंड 3p1। बट यहां पे क्या दिखाया जा रहा है, 3s2 3p3। ये आपका बोरो एल्यूमिनियम की नहीं होती है, ये एल्यूमिनियम की नहीं होगी। ये किसकी हो जाएगी भाई, आप देख लेना किसकी हो जाएगी, 2 और ऐड कर देना इलेक्ट्रॉन तो आपको पता लग जाएगा। तो ये जो है किसकी हो जाएगी, समझ में आ गया ना, ये हो जाएगी फास्फोरस की। फिर ये गलत लिखी हुई इसलिए नॉट करेक्ट पूछा था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन रोजनमंड रिडक्शन द कंपाउंड रिड्यूस्ड टू। देखिए रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, हम RCOCl की रिएक्शन करवाते हैं, RCOCl की रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, BaSO4 की प्रेजेंस में, है ना। BaSO4 होता है एंड यहाँ पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव शायद ऐसा कुछ होता है। लिंडलर कैटालाइज BaSO4 एंड लिंडलर कैटालिस्ट टाइप की कहानी होती है। तो ये बेसिकली आपका रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पे अगर आप बात करेंगे रोजनमंड रिडक्शन में, तो यहां पे ना तो अमाइड का रिडक्शन होता, ना एल्डिहाइड का होता, ना इसका होता, यहां पे रिडक्शन होता आपका एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन जब आप करवाते हैं लिंडलर कैटालिस्ट के साथ, तो ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is highest paramagnetic character? इन सभी में हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर किसका होगा? यहाँ पे एक चीज देखिए, ये 1 1 दिख रहा है, ये 1 1 नहीं है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करा कि सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ये सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। निकल की +2 होने का मतलब होता है D में 8, मैग्नीज D में 5, है ना, आयरन D में 6 एंड कोबाल्ट D में 7। अब आपको पता है
कि मैक्सिमम कितने, मतलब यहाँ पे अगर आप डी के ऑर्बिटल की बात करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, छठा इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाएंगे। तो मैग्नीज Mn2 पॉजिटिव, D5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, 5 यूपी होंगे, 5 यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन दिस, ये क्वेश्चन ना बहुत बढ़िया और काफी जगह काफी तरीके से पूछा जाता है, ये नोट कर लेना, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द ब्राउन रिंग टेस्ट द कॉम्प्लेक्स दिस, ये कॉम्प्लेक्स बनता, काफी बार तो इस कॉम्प्लेक्स को ही पूछ सकते हैं कि भाई बताइए कि ब्राउन रिंग, जो आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनता है, किस किस के रिएक्शन से बनता है, बहुत टाइप की चीजें। अब आपसे बोला जा रहा है कि इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, NO होता है, वो किसके तौर पे बिहेव करता है ना, वो NO2 नेगेटिव होता है, वो NO पॉजिटिव होता है, NO नेगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है। दूसरी बात यहां पे यह भी पूछी जा सकती है कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखिए आयरन ज्यादातर आपने या तो +2 फेरस की फॉर्म में देखा होगा, +3 फेरिक की फॉर्म में देखा होगा, बट यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ स्पेशल होती है। आयरन यहां पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, एक तो ये याद रख लो कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन +1 होती है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दूसरा आप डायरेक्ट याद रख लेना, तो यहां पे देखिए मान लेते हैं कि इसकी कितनी मान ली हमने, +1 मान ली। वाटर की तो न्यूट्रल की कहानी प्लस में x, सल्फेट बाहर 2 नेगेटिव तो यहां 2 पॉजिटिव रहा होगा, तो यहां 2 पॉजिटिव, तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो यहां पे जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है वो एज NO पॉजिटिव के तौर पे काम करता है, NO पॉजिटिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात भी ध्यान रखनी है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +1 होती है, +1। तो दो तीन तरीके से, काफी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट नहीं होगा लेकिन जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। The decomposition of Hi into H2 and I2 is an example of। अब देख लो भाई, जो भी बच्चे पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं शायद स्ट्रेटजी वीडियो में भी बोलता हूं और वैसे भी बोलता हूं कि कुछ याद रखने वाले क्वेश्चन याद रखा करो। ये है वो याद रखने वाला क्वेश्चन। कभी भी हम किसी भी रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, इसका मारना पड़ेगा रट्टा, याद रखनी पड़ेगी। कुछ चीजें हैं जैसे रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर की हो गई, जैसे आपका फ्री रेडिकल जो रिएक्शंस होती है वो 0 ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। कुछ चीजें, कुछ कनेक्शंस हम बना सकते हैं, बट याद रखने वाली, ऐसा क्वेश्चन अभी हाल में ही एचटेट का पेपर हुआ था, वहां पे भी पूछा था, बताइए कि इनमें से कौन सा 0 ऑर्डर का एग्जाम्पल है। 4 रिएक्शंस लिखी हुई थी, उसमें पूछा था, पता नहीं 0 ऑर्डर पूछा था या सेकंड ऑर्डर पूछा था। तो कभी भी हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते। अब ऐसे मत देखना कि H2 + I2 तो सेकंड ऑर्डर हो गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया ना। किसी भी रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं बताया जा सकता। ऑर्डर को फाइंड आउट करना, दैट इज एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट के तरीके से, या फिर कुछ मेथड होते हैं उनके तरीके से, कोई डाटा गिवन रहेगा, कोई कहानी गिवन रहेगी, इसको ये होता है याद रखने वाला। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, नोट कर लो आप, है ना। सभी फर्स्ट ऑर्डर के कुछ एग्जांपल 6-7, 0 ऑर्डर के कुछ 6-7 एग्जांपल, सेकंड ऑर्डर के कुछ 6-7 एग्जांपल याद रखना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनमें से पूछा जा सकता है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। अब ये देख लो भाई, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जब आप 2HI को डिकम्पोज करते हैं H2 एंड +I2। कोई यहाँ पे बैलेंसिंग किसी से कोई लेना देना नहीं होता। ये बात ध्यान रखनी है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ये आपका सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है भाई आपका, जब आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ऐसा कुछ एक एग्जांपल है, वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आता है। फर्स्ट ऑर्डर में जितनी भी रेडियो एक्टिविटी की रिएक्शंस होती है वो सारी फर्स्ट ऑर्डर में। 0 ऑर्डर में मैंने बताया जो फ्री रेडिकल जहां इन्वॉल्व हो वो 0 ऑर्डर की। तो इनके कुछ तरीके होते हैं, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अभी एचटेट में भी आया, केवीएस में भी आया हुआ है, और भी बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन आएंगे। याद रखने वाला क्वेश्चन, समझाने का कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएजेंट ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। OH की जगह क्या लगाना, Br। इसको आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि सब्सटीट्यूशन हो रहा है यहाँ पे। तो Br2 और
इसमें इसको बोला जाएगा आपका ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करता है भाई, ब्रोमीन वाटर ऐसा कुछ नहीं करता है, ये भी ऐसा कुछ नहीं करता है, ये भी ऐसा कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे जो मेन काम करेगा दैट इज PBr3। PBr3 के थ्रू ये कन्वर्जन पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस अभी जो मैंने ऑर्गेनिक एमसीक्यूज की क्लास ली थी उसमें भी करवाया था, उसका पहला पार्ट ये था, उसके बाद आगे वो रिएक्शन और बढ़ रही थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन द प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा? सबसे पहले देखिए एक अल्कोहल है एंड H2SO4 है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या कर दो यहाँ पे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा अल्कीन। सबसे पहले क्या होता है डिहाइड्रेशन में, स्टेप वाइज बता देता हूँ। ये अपना यहाँ अटैक करेगा तो ये H2O पॉजिटिव बनेगा, ये यहाँ से लीव करेगा, लीव करने के बाद यहाँ पे बनेगा जी कार्बोकटायन। अब ये कार्बोकटायन बना, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में क्या होता है? एक एलिमिनेशन रिएक्शन है एक टाइप से, एंड यहाँ पे आपका जो है अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। अब अल्कीन की रिएक्शन आपने करवा दी Br2 के साथ। अल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ जब हम करवाते हैं यहाँ पे, दिस इज एंटी एडिशन। ये बात ध्यान रखना कि जब भी अल्कीन की रिएक्शन Br2 के साथ करवाई जाए, दिस इज एंटी एडिशन। एंटी एडिशन होता है तो दोनों जो Br होंगे वो एक दूसरे के एंटी होंगे। ये तो सेम दिख रहे हैं इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दोनों जगह Br आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, एंटी एडिशन होता है। जब भी अल्कीन के ऊपर आप रिएक्शन करवाओगे Br2 की, दैट इज एंटी एडिशन। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट, the enthalpies of all element in their standard state, this is related to thermochemistry। thermochemistry आपको ना पढ़ाया जाता है वहां पे enthalpy of formation। तो IUPAC ने ये माना हुआ है कि जो मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट होती है, यहां पे इन्होंने क्या बोला? स्टैंडर्ड स्टेट बोल रखी है। इसको काफी तरीके से बोलेगा, मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट, इन सभी की एंथैल्पीज IUPAC ने बोला हुआ कि जीरो माननी है। अब ऐसा नहीं है, देखो कैसे, मैं अभी एग्जांपल बता देता हूं। एंथैल्पीज ऑफ द होल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, वो जीरो मानी हुई IUPAC ने, ये बात सही है। कैसे? अब हमें ये पता है कि जो H2 है ना वो गैस की फॉर्म में है। अगर H2 गैस की फॉर्म में है तो उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी दैट इज जीरो। अगर Br2 लिक्विड की फॉर्म में है, Br2 क्यों? क्योंकि ब्रोमीन हमें लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो उसके स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट हो गई, इसलिए इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो भी जीरो होगी। बट अगर कभी Br2 सॉलिड बोले तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो के इक्वल नहीं होगी। I2 सॉलिड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी क्योंकि वो उसकी मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट है। अब कभी कई बार क्वेश्चन, एक कार्बन ग्रेफाइट है और एक कार्बन डायमंड है, बताइए कि किसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी? तो ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है। तो ये ऑलरेडी सारी चीजें आपको कोर्स के दौरान पढ़ाई गई हैं। तो ग्रेफाइट मोस्ट इजीली अवेलेबल है, चीप पड़ता है, निकालना आसान है। डायमंड को कौन भाई, डायमंड को कौन कंबशन करवाना चाहेगा, डायमंड के साथ कौन रिएक्शन करवाना चाहेगा? ये ना। तो जो भी मोस्ट कॉमन अकरिंग स्टेट होती है उन सभी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको समझा दिया 2-3 एग्जांपल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pair of metal is purified by Van Arkel process? Van Arkel process, वैसे तो इस क्वेश्चन को मिलना चाहिए था आपका ग्रेस मार्क सभी को, क्योंकि यहाँ पे गलती की गई है। सिल्वर ये नहीं होता, कुछ नहीं होता, यहाँ पे जिरकोनियम आना था। यहाँ पे Zn लिखा हुआ ना, आंसर तो फोर्थ आएगा। यहाँ पे आता जिरकोनियम, Zr एंड टाइटेनियम, इन दोनों की प्योरिफिकेशन की जाती है वैन आर्कल प्रोसेस में। जिरकोनियम एंड टाइटेनियम की, यहाँ पे जिंक लिखा हुआ है गलती से, तो ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वैन आर्कल प्रोसेस? तो जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को प्यूरिफाई किया जाता है। मेटलर्जी से ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट, ये देखिए भाई, ये केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट कर लो, रेडियो एक्टिविटी से रिलेट कर लो। वैसे तो रेडियो एक्टिविटी का, बट फॉर्मूला हम केमिकल काइनेटिक्स का लगा के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो रेडियो एक्टिविटी वाली सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की ही होती हैं। ठीक है। अ पीस ऑफ वुड फ्रॉम आर्कोलॉजिकल सोर्स कार्बन 14, आप सभी को पता होगा कि कार्बन डेटिंग होती है। पुराने जैसे वुड है, यहाँ पे पुराने पत्थर हो गए, उनमें यूरेनियम डेटिंग करते हैं, पता करते हैं कितने साल पुराना। इंसानों जैसे ये जो मम्मीज वगैरह निकली हैं इजिप्ट में, उनकी भी डेटिंग की जाती है, पता किया जाता है कि कितने साल पुरानी है। आपने भी सुना होगा बहुत बार, भाई ये पेड़ तो 5000 साल पुराना है, या ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी है। तो उन सभी की कार्बन डेटिंग की जाती है। यूरेनियम डेटिंग भी होती, काफ़ी मतलब
अगर और ज्यादा पुराना देखना तो अलग अलग डेटिंग रहती है। तो C14 की हम करते हैं, एक्टिविटी विद 60% ऑफ द एक्टिविटी फाउंड इन द फ्रेश वुड टुडे। अभी कितनी एक्टिविटी उसकी, 60% उसकी एक्टिविटी है आज, ठीक है। कैलकुलेट द एज ऑफ आर्कोलॉजिकल सैंपल, बताओ कि वो कितना पुराना है, कितना पुराना है। टी हाफ लाइफ आपको दे दिया है। तो यहां पे देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें टाइम पता करना है, टाइम। तो फॉर्मूला वही लगता है 0.23, यहां पे ये रहा, एंड यहां पे आ जाता है के कांस्टेंट, एंड यहां पे अगर आप इसको देखेंगे तो यहां पे आप लगाओ, ये नहीं ये लगा ही रखा तो इसमें लॉग लगा लेना, यहाँ पे लॉग। तो यहाँ पे देखो एक तो ये इस तरीके से बात बन जाती है, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन और आज की कंसंट्रेशन, है ना, आप वो समझ लो इसको, या इसकी एक्टिविटी बोल दो, ऐसा ही है सारी कहानी ये रहा। अब देखो ये इनिशियली परसेंट की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 0 पॉइंट ये रहा जी, के अभी निकालेंगे, के कहां से निकालेंगे भाई, के कहां से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है 0.639 डिवाइड बाई टी हाफ, आपको टी हाफ दे रखा ऑलरेडी, तो के की वैल्यू कितनी हो गई जी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ये रही, इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे के वाली में, पुट कर दीजिए, तो 0.693 और ये ऊपर चली जाएगी टर्म 5770। अब यहां पे लॉग हो गया, ऊपर आएगा 100 और नीचे आज एक्टिविटी कितनी 60। इस पूरे को सोल्व करने पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 4252 ईयर्स। इस पूरे को सोल्व करने पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 4252 ईयर। तो ये पता लगा, देखो परसेंटेज एक्टिविटीज का हमने पता लग गया था, तो हमने ये पता कर लिया कितने साल पुराना है। तो कितने साल पुराना था वो वुड, 4252 साल पुराना था। इस कैलकुलेशन से हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। For the preparation of alpha chloroacetic acid, which reaction is most stable? पता नहीं कितने तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। यही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है, इसलिए कहता हूं इंटरलिंक्ड है सारी चीजें, घुमा फिरा के वही पूछते हैं। इसको कभी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार ये पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा एसिटिक एसिड HVZ रिएक्शन शो करेगा, HVZ रिएक्शन शो करेगा। तो ये काम है जी आपका, ये रिएक्शन होती है दैट इज हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जब आप उनकी रिएक्शंस करवाते हैं, क्लोरीन के साथ लगा लो या फिर हेलोजन्स के साथ करवा लो, तो वहां पे अल्फा हेलो एसिटिक एसिड या अल्फा, ये कुछ इस तरीके की कहानी रहती है। जैसे यहाँ पे देखो कैसे क्या होगा, CH3CHO, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है, जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई होगी तो इस पोजीशन पे अल्फा वाले पे, जहां अल्फा था, अल्फा हाइड्रोजन था, वहीं पे आपका क्लोरीन आके चिपक गया, ये बन गया। तो बोल रहा है कि ये रिएक्शन बताओ कौन सी है, तो दिस इज हेल-वोल्हार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HVZ। और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वही ये रिएक्शन शो करते हैं, ओके। और बाकी ये रिएक्शंस आपको पता ही होंगी, या नहीं पता तो इनको देख लेना एक बार आप अपने हिसाब से। रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम बाइकार्बोनेट गिव CO2। तो बताइए कि जो CO2 का जो कार्बन है वो कहां से आया है। देखिए इस रिएक्शंस को अगर मैं बात करूं, यहां पे नोट करवाऊं कैसे होगा। सबसे पहले देखिए ये रहा जी आपका एसिटिक एसिड, ये रहा आपका एसिटिक एसिड। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, तो दिस इज योर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो बताना है कि क्या कहानी होगी। तो यहां से होता क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं ये अलग होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, एंड यहाँ पे लग जाता है Na पॉजिटिव। ये क्या बन गया आपका, ये बन गया H2CO3। क्या बन गया H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और यही कार्बोनिक एसिड, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये देखो यहाँ पे एक कार्बन ये रहा और दो कार्बन ये रहे, ये तो ऐसे के ऐसे हैं, ये तो ऐसे के ऐसे हैं, ये तो सोडियम एसिटेट बन गया सोल्ट। अब इस जो कार्बोनिक एसिड होता है इसी से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और इसी से निकलता है पानी। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जो सॉल्यूशन होता है वही होता है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो अब ये देखो कि ये जो कार्बन है वो कहां से आ रहा है, ये सारा जो चेंजेस यहां से ये बना और यहां से ये बना। अब ये कह रहा है क्या ये ऐसा कुछ होगा, मतलब यहां से आएगा ना जी, ना यहां से तो नहीं आ रहा, यहां से आएगा नहीं आ रहा, यहां से आएगा नहीं आ रहा, आंसर आएगा फोर्थ। जो आप ये देख पा रहे हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से ही निकलेगा, जो बाइकार्बोनेट से ही CO2 निकलती है, तो CO2 का जो कार्बन है वो बाइकार्बोनेट से ही निकला होगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ प्रोटीन विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैन बी हेल्प, तो हम यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, है ना। जो प्रोटीन्स हो गए, जो बड़े बड़े हैवी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनके अगर आपको मास का पता करना है, वैसे तो आप सभी को पता होगा हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिटरमाइन करते हैं मोलार मास को। तो बेसिकली अगर हैवी जो बड़े मोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन, स्टार्च ऐसे जो हो गए, तो इनका पता करने के लिए हम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज। ये बिल्कुल सही, और आपको पढ़ाया भी जाता है, ये आपको पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। समझाने का इसमें भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन देखिए ध्यान से और बताइए ये क्या है। साफ साफ देखने से पता लग रहा है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया है, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ SN1 रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। क्या है? 3 डिग्री। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना जी ना, कोई इलेक्ट्रोफिलिक नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यस दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, और न्यूक्लियोफिलिक में भी कौन सी है ये है आपका SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड, इनमें से कौन सा बेंजोइक एसिड बनाएगा? देखिए SN और HCl की रिएक्शन कराओगे, NO2 को अमाइन में, एनालील में बदल जाएगा, ये बस पूरा किस में बदल जाएगा? यहाँ पे आपका NH2 लग जाएगा, ये रहा। इसकी रिएक्शन करवाओगे तो यहां से भी ऐसा कुछ नहीं होना, यहां से नहीं होना, ये फोर्थ इसका आंसर आएगा। कैसे, मैं आपको पूरा सोल्व करवा देता हूं। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये है एक अल्काइल, अराइल हराइड हलाइड बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये रहा। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाओगे मैग्नीशियम के साथ, तो यहाँ पे बन गया जी ये वाला, जिसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हो गया जी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आप जब भी इस पूरे को मैं एक बार R लिख रहा हूँ सोल्ट फॉर्म में, ये बात ध्यान रखिएगा, इस पूरे को R लिख रहा हूँ, है ना, फिनाइल को। तो यह हो गया RMgBr। इसकी रिएक्शन जब आप करवाते हैं किसके साथ? C डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये होता है डेल नेगेटिव होता है इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर डेल पॉजिटिव। तो यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा ये रहा। तो इसके बाद देखोगे C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव, एंड यहाँ पे क्या लग गया R। और जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे H पॉजिटिव के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ गया? R। तो ये R क्या था? फिनाइल। इसको अगर आप ओपन करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? दिस इज योर बेंजोइक एसिड। क्या आ गया जी? ये रहा आपका बेंजोइक एसिड। तो थर्ड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सबसे पहले बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने इस तरीके से अटैक किया, H पॉजिटिव दोगे तो एसिड बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड पूछा था कि बताइए बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, तो फोर्थ जो आपका गिवन है रिएक्शन मैकेनिज्म, उससे ये बनेगा। नेक्स्ट, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बताइए किस टाइप का डिटर्जेंट होगा? तो ये कटाइनिक डिटर्जेंट होता है भाई, है ना। ये क्या होता है आपका? कटाइनिक डिटर्जेंट होता है। जो आपका क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट होते हैं ना, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट जो होते हैं क्लोराइड्स के, ब्रोमाइड्स के, तो वो जो होते हैं बेसिकली वो कटाइनिक डिटर्जेंट की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स से है। Br2 लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है Br2 गैस के अंदर। एंथैल्पी, यहाँ पे डेल्टा H दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है। टेम्परेचर एट विच गैसियस एंड लिक्विड ब्रोमीन विल बी को एग्जिस्ट इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपसे टेम्परेचर, एक हमारे पास ये वाली रिएक्शन आप सभी ने देखी होगी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T इंटू डेल्टा S। तो यहाँ पे इसी रिएक्शन से कोई लेना देना है। डेल्टा H गिवन है, डेल्टा S गिवन है, टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर आपसे पूछा है डेल्टा G। देखिए इक्विलिब्रियम पे आप सभी को पता होगा डेल्टा G 0 के इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 के इक्वल होता है। अब इस पूरी टर्म को उठा लो इस साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा S। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब आपको चाहिए था जी T, तो कहाँ से निकलेगा? डेल्टा H को डिवाइड कर दो डेल्टा S से। अब डेल्टा H, देखिए दिक्कत पता कहाँ आती है, बच्चा जल्दबाजी में गलती कहाँ करता है, वो यूनिट कन्वर्जन ध्यान नहीं रखता। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आते ही मन में एक बात आनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन का ध्यान देना है। यहाँ पे डेल्टा H किलो जूल पर मोल के अंदर है एंड डेल्टा S जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर है। तो ऊपर वाले को जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऊपर वाले को जूल में, तो जूल में उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 31, और यहाँ पे आ गया जी 1000, और नीचे इसको डिवाइड कर देना है 90 से, 90 से, इससे ये कैंसल आउट होगा। तो 3100 को डिवाइड कर देना 9 से, 3100 को डिवाइड करोगे, देखिए नियर अबाउट शायद इसका आंसर आ रहा है 341 करके,
341 करके इसका आंसर आएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जो कि नियर अबाउट आ रहा है इसके। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, बट नियर अबाउट आ रहा है 333 केल्विन के, तो यही हमने करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन था, आप इजीली निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोल सेल प्रोड्यूस ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव, इनमें से कौन सा ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनाएगा, इनमें से कौन सा ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव। तो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ, आंसर आएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ। कैसे समझिए, सबसे पहले देखो यहां पे अगर बात की जाए, ये आपका रहा जी OH एंड यहाँ पे लगा हुआ मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे ट्राई ब्रोमो बनाना है, मान लीजिए 3Br2 के साथ, जो भी है, जो भी कहानी है रहा। अब हमें पता है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू होता है। और अब हमें ये पता है, अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, OH की, तो ये +M के थ्रू ऑर्थो को एंड पैरा को एक्टिवेट कर देगा, ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर पाएगा। और इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है, आप सॉरी यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन नहीं करवानी पड़ती, यहाँ पे रिएक्शन करवानी पड़ती है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो OH ऊपर पड़ा हुआ है, एक यहाँ इस पोजीशन पे लग गया Br, एक पैरा पे लग गया, एक ऑर्थो पे और लग गया, और यहाँ पे क्या आ गया जी आपका CH3 जो लगा ही हुआ था। और किसी में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। देखो मेटा पे तो लगने वाला है नहीं Br आके, तो यहाँ तो नहीं लगेगा एक, उसके बाद यहाँ नहीं लगेगा, दो ही बने, ट्राई ब्रोमो ये नहीं बना। ये पैरा पे ऑलरेडी है तो दो ऑर्थो पे ही लगेंगे, ये भी नहीं बनेगा, ये वैसे ही नहीं बन सकता। तो पॉसिबिलिटी है फोर्थ की ही पॉसिबिलिटी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ। उसके बाद देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपका है आयोनिक इक्विलिब्रियम से, आयोनिक इक्विलिब्रियम। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है KSP BaSO4 का, ये रहा। व्हाट विल बी द मोलार सोल्युबिलिटी ऑफ बैरियम सल्फेट इन 0.05 मोलार बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब देखिए अगर हम BaSO4 की बात करें तो ये आपका डिसोसिएट होगा Ba2 पॉजिटिव में प्लस में SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सोल्युबिलिटी ऐसे, तो इसकी भी S होगी और इसकी भी S होगी। दूसरा यहाँ पे गिवन है BaCl2 जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। KSP उसी का दिया जाता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ba2 पॉजिटिव में प्लस में 2Cl नेगेटिव में। अब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.05, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सॉल्यूशन अब मिक्स कर दिए हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है ना, व्हाट विल बी द मोलार सोल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इन दोनों को मिक्स कर दो, है ना। इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो यहाँ पे अब Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, Ba2 पॉजिटिव की 0.05 प्लस में S हो गई, S। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो ऐसे कंसंट्रेशन है इसके रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा कम होगी। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है और यहाँ का तो नाम मात्र Ba2 पॉजिटिव निकला होगा। तो इस यहाँ पे इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है उसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो यहाँ पे आप इसको 0.05 बोल सकते हैं, इसको S को निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या निकालना था, आपको KSP दिया हुआ था और आपको Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता लग गई। आपको क्या निकालनी है, सल्फेट की कंसंट्रेशन हो गई S, सल्फेट की कंसंट्रेशन होगी S। ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, 1 10 की पावर -10, इसकी कंसंट्रेशन कितनी 0.05 और ये S हमें निकालना है, मोलार सोल्युबिलिटी हमें निकालनी है। इसको इससे डिवाइड कर दो, 1.1 को डिवाइड करोगे 10 की पावर -10 से 0.05। इसको सोल्व करने पे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। इसको सोल्व करने पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। अब आपको खुद को आइडिया लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। आयनिक में से इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या फिर पीएच का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सेल प्रोड्यूस एन एस्टर ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इथोक्साइड। तो ऐसा करता है आपका एसिटिक एसिड, है ना। और इस यह एक बहुत फेमस रिएक्शन भी होती है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके रिएक्शन जब आप करवाते हैं एल्यूमिनियम OC2 सोडियम इथोक्साइड के साथ, सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है किस टाइप के कंपाउंड की भाई, ये C डबल बॉन्ड O ऐसा कैसा, यहाँ पे O एंड कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये आपका कुछ बनता है और इस रिएक्शन का नाम होता है टिस्केनो रिएक्शन, इसको बोलते हैं टिस्केनो
रिएक्शंस, ये एक नेम रिएक्शंस होती है बेसिकली, इसको बोला जाता है कुछ इस टाइप से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटल्डिहाइड। क्या आएगा? एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए द गिवन बिलो कन्वर्जन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज मोस्ट स्टेबल। हो क्या रहा है? हो ये रहा है डबल बॉन्ड वैसा का वैसा है, सी डबल बॉन्ड ओ कन्वर्ट हो रहा है CH2 में। आपके एक दो सॉल्यूशन में मैं उस दिन अटक गया था, रिएक्शन का नाम ध्यान नहीं आ रहा था। मैंने आपको बताया था सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करती है दो रिएक्शन। एक उस दिन मैंने लिखा था जिंक अमलगम एंड HCl, जिंक अमलगम एंड एसिड, और दूसरा मैंने बोला था हाइड्रोजन NH2 एंड बेस। उस दिन मैं इस पहले वाली रिएक्शन का नाम भूल रहा था, बट आज मुझे याद है। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ये होता है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन और ये होता है आपका वुल्फ किश्नर रिडक्शन, है ना। ये दोनों ही क्या करते हैं? सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, डबल बॉन्ड वैसा का वैसा है, दिखने में बस थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज करके कंफ्यूज कर रहा है। हुआ यही है कि सी डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हुआ है। तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया ऐसा करेंगे? नहीं जी, ये तो ऐसा नहीं करेंगे। जिंक HCl लिख रखा है, जिंक अमलगम होता, जिंक अमलगम नहीं है। जिंक अमलगम का होना बड़ा जरूरी है, अकेले जिंक से बात नहीं बनेगी, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या तो दोनों को ही कन्वर्ट करता, ये नहीं करेगा। बट इस क्वेश्चन का जो मोस्ट बढ़िया सा स्टेबल आंसर होगा दैट इज NH2 एंड OET, जिसको हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 4th। लास्ट क्वेश्चन है जी, बेंजोइक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के प्रेजेंस में एंड दूसरा हो जाएगा H2SO4, इसे बोला जाता है नाइट्रेशन। हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O इज -M, वो -M शो करेगा, और दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर -M होगा तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, बट मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसीलिए जो आपका NO2 अटैक करेगा, जो बनेगा वो मेटा पे ही अटैक करेगा, और यहां से फॉर्मेशन होगी मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड की, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये था जी हमारा KVS। देखिए ये जो पेपर था KVS का, ये ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था। अब एक और पेपर मेरे पास अवेलेबल है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हुआ था 2017 में ही। अब हम नेक्स्ट उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होंगे अलग से, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहले पेपर के 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं केमिस्ट्री के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होगी। वीडियोस पसंद आई तो इनको शेयर कीजिए, एंड जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्स में हैं वो और बच्चों को भी कोर्स के बारे में बताएं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।